हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब एकदम फिट फाइन और बढ़िया हो। थोड़ा लेट हो गया है बट एनी विच वे काम तो कंप्लीट करना ही है। हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम क्या है, ह्यूमन बॉडी। देखो देखो यहाँ पे नाम आया है, ये देखो। हाँ, नाम ही नहीं आ रहा, ऐसा क्यों हो रहा भैया। ओके, सो यहाँ पे देखो, ह्यूमन बॉडी एंड ऑर्गन सिस्टम, हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था। इस चैप्टर में हमने स्टार्टिंग के पार्ट सारे डिस्कस कर लिए थे, रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा डिस्कस कर लिया था। ये आज आखिरी लेक्चर होने वाला है। इस आखिरी लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट अबाउट ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तुम सोच रहे होगे कि व्हाट इज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो इट्स अ गुड क्वेश्चन। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब क्या होता है। हम जो इंसान होते हैं, हमारे अंदर एक दिल होता है, राइट। हमारे अंदर एक दिल होता है। ये दिल जो है वो चारों तरफ खून को फैलाता है। तुम लोग ऐसा, दिल खून को फैलाता है। हाँ, तुम यहाँ काट के देखो, कभी भी तुम्हारा कटा फटा सुई गया तो जैसे थोड़ा सा खून बाहर आता है ना, एक्सीडेंट होने पे खून बाहर आता है, राइट। कभी कट गया तो खून बाहर आता है। क्यों आता है? क्योंकि तुम्हारे बॉडी में पूरी जगह पे खून प्रेजेंट है। समझ रहे हो? पूरे बॉडी में ब्लड प्रेजेंट है। और ये ब्लड को पूरे बॉडी में सर्कुलेट करने का काम कौन करता है? हार्ट करता है। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ने से पहले हमें ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है। सर्कुलेटरी सिस्टम परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंस लाइक वाटर, तुम्हारे बॉडी का वाटर, हॉर्मोन्स, ऑक्सीजन, सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट मटेरियल थ्रू डिफरेंट ऑर्गन। तो तुम्हारे बॉडी में जितनी भी चीजों को ट्रांसफर करने का काम है, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करने का काम है, ये सारा ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम करता है, और ब्लड के थ्रू करता है। आगे देखो क्या लिखा है। An independent system of blood circulatory system is present in humans and higher animals. It consists of heart, blood vessels and capillaries. हम इंसानों के अंदर, अगर आप इंसानों की बात करोगे तो एक इंडिपेंडेंट सिस्टम प्रेजेंट है। इंडिपेंडेंट सिस्टम मतलब वो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है, और उसके पास तीन चीजें होती है। एक होता है हार्ट, दूसरे होता है ब्लड वेसल्स, और तीसरे होते हैं कैपिलरीज। ठीक है, तो हमें इन सारी चीजों को समझना है। पहले हमें हार्ट को समझना है, फिर ब्लड वेसल को समझना है, और फिर कैपिलरीज को भी समझना है। आर यू गेटिंग इट? तो इनका यूज करके ये पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम चलता है। नाउ देखो यहाँ पे बताया हार्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो हार्ट के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में लिखा है, तो देख रहा हो तुम्हारा ये हार्ट होता है। अब मैं अगर तुम्हें थोड़ा सा अगर जानकारी दूं ऊपर से, पहले विदाउट रीडिंग अगर मैं तुमसे थोड़ा सा जानकारी दूं, तो इट इज लाइक कि हार्ट जो है तुम्हारा, वो थोरेसिक कैविटी में होता है, मतलब यहाँ पे होता है, लेफ्ट साइड में नॉर्मली होता है, कभी कभी राइट में भी होता है। ठीक है, ये तुम्हारे लंग्स के पीछे होता है। तुम्हारा जो हार्ट होगा वो कितना बड़ा होगा, अगर तुम अपने हाथ को ऐसे बंद करते हो, अपने फिस्ट को बंद करते हो, तो जितना बड़ा तुम्हारा फिस्ट है उतना ही बड़ा तुम्हारा हार्ट होगा। तुम्हारा जो हार्ट होता है वो काफी मस्कुलर होता है, मतलब मेड अप ऑफ मसल्स होता है। इसका काम होता है ब्लड का सर्कुलेशन करना। तो ये इसके दो पार्ट में बेसिक होते, तो फोर चेम्बर्ड हार्ट होता है इंसान के अंदर, लेकिन मेजरली ये दो पार्ट में डिवाइड है। ऊपर जो तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा रेड वाला पार्ट, और नीचे दिख रहा होगा ब्लू वाला पार्ट। तो जो रेड वाला पार्ट है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है, उसको आर्टरीज कहते हैं। ठीक है, उसके अंदर मतलब जो वेंस होते हैं, आर्टरीज होते हैं, और उसका रीजन का नाम कुछ यहाँ पे देखो लिखा होगा, कंपार्टमेंट अपर चैम्बर आर कॉल्ड एज एट्रिया। ठीक है, एट्रियम। और जो नीचे वाले जो चैम्बर होते हैं, नीचे वाले जो चैम्बर होते हैं, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से लेके काम करते हैं, तो उसका नाम है वेंट्रिकल्स। तो एक ओवरव्यू तुम्हें दे दिया मैंने, राइट। अभी डीप में समझते हैं, देखो क्या बोला है। हार्ट इज प्रेजेंट ऑलमोस्ट इन द सेंटर ऑफ थोरासिक कैविटी। थोरासिक कैविटी के सेंटर में प्रेजेंट है। प्रेजेंट बिहाइंड द रिब्स बिटवीन द टू लंग्स एंड स्लाइटली इंक्लाइन टुवर्ड द लेफ्ट। थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ झुका हुआ है, लंग्स के पीछे है। ठीक है, इंसान का जो हार्ट का साइज होता है वो उसके अपने फिस्ट के साइज का होता है, इतनी मुट्ठी, बंद मुट्ठी के साइज का होता है। और उसका जो वजन होता है इट इज अराउंड 360 ग्राम, 360 ग्राम तक का होता है। ठीक है, डबल लेयर्ड पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। अब तुम्हारे मन में आएगा डबल लेयर, तो तुम समझ गए होगे कि दो लेयर है। पेरिटोनियल एक टिश्यू का टाइप है, ठीक है, जिससे हार्ट बना होता है। देखो, मतलब ये जो मेम्ब्रेन बना होता है बेसिकली हार्ट में। ठीक है, अ फ्लूइड इज प्रेजेंट बिटवीन द टू मेंबर्स ड्यू टू विच द हार्ट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम फ्रिक्शन एंड मैकेनिकल शॉक। नाउ इमेजिन कि तुम्हारा जो हार्ट है वो धड़क रहा है, तो उस पर शॉक लग रहा है। अरे अरे वेट मिनट, शॉक लग रहा है, वो किसी के साथ घिस रहा होगा। तो ये दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जो फ्लूइड क्या करता है, इनको प्रोटेक्शन देता है। इसके बाद यहाँ पे लिखा है ह्यूमन हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन, इट इज मेड अप ऑफ इनवॉलेंटरी कार्डिक मसल। तुम्हारा जो हार्ट है वो इनवॉलेंट्री है। इनवॉलेंट्री बोले तो अपना काम खुद करता है, कंटिन्यूसली काम करते रहता है। समझ रहे हो? जैसे तुम्हारी सांस चलते रह रही है, तुम चाहोगे तो नहीं, बंद नहीं कर सकते सांस को। मतलब वॉलेंट्री मतलब जिसको तुम कंट्रोल कर सकते हो, इनवॉलेंट्री मतलब जिनको तुम कंट्रोल नहीं कर सकते हो। ठीक है, और ये जो तुम्हारा हार्ट है वो एक इनवॉलेंट्री कार्डिक मसल से बना होता है, जिसको तुम कंट्रोल नहीं कर सकते हो, अपने आप चल रहा है।
इट्स नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ योर ओन विल दे कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स विद डिफाइनेट रिदम, तुम्हारा जो दिल है वो रिदम में धड़कता है। दिस इज कॉल्ड एज बीटिंग ऑफ हार्ट, और इसको तुम दिल धड़कना कहते हो, बीटिंग ऑफ हार्ट कहते हो। आगे देखो, इंटरनली जो तुम्हारा हार्ट है वो डिवाइडेड है लेफ्ट एंड राइट कंपार्टमेंट्स में, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट कंपार्टमेंट में डिवाइडेड है बाय अ वर्टिकल पार्टीशन, वर्टिकल मतलब इस तरीके का एक पार्टीशन है, ठीक है। ईच ऑफ दोस कंपार्टमेंट इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू चैम्बर्स, और फिर से देखो दो सेक्शन में वर्टिकली डिवाइडेड है, और फिर वो दोनों सेक्शन जो है वो दो दो चैम्बर में डिवाइडेड है, टोटल कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे thus in all heart consist of 4 chambers, upper chamber are called as atria, अपर चैम्बर्स को एट्रिया कहते हैं, एंड लोअर चैम्बर्स आर कॉल्ड एज वेंट्रिकल्स। यहाँ पे हर्ट में तुम देख सकते हो कि यहाँ पे जो भी नाम लिखे हैं यहाँ पे नीचे वाले, उनको वेंट्रिकल्स बोला गया, यहाँ पे सब आर्टिया आर्ट्रिया बोला गया, देखो यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे वेंट्रिकल है नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ जहां पे भी तुम देख रहे होगे अरोटा, आर्टरी, इस टाइप के नाम है, ठीक है। सिंपल, काफी डीप में इधर नहीं जाना है, बस थोड़ा सा बेसिक बताया, यहाँ पे डीप तो कुछ बात ही नहीं हुई है तुम्हारे इसमें, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब हमें समझना है ब्लड वेसल, ठीक है, एंड स्ट्रक्चर एंड देयर फंक्शन। अब मैं तुम्हें काफी सिंपली समझाता हूँ, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा तुम्हारा, ठीक है। ज्यादा टाइम वेस्ट करके मुझे कुछ मिलने वाला है कुछ नहीं, ठीक है, तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं। तो सीधे पॉइंट टू पॉइंट बातें करेंगे, और तुम्हें समझाता हूँ मैं कि ब्लड वेसल तुम्हारे 3 टाइप के होते हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। रुक जाओ, थोड़ा सब्र करो। ये जो तुम्हारे आर्टरीज हैं, ठीक है, ये वो ब्लड वेसल होते हैं जो तुम्हारे हार्ट में से पूरे बॉडी तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाते हैं। तुम्हें चाहिए तो तुम पढ़ लेना, ठीक है। और इन वेसल्स के पास वेल्व्स नहीं होते, वेल्व्स मतलब कि कंट्रोल करने के लिए फ्लो को, जैसे तुम्हारे घर के नल में वॉल होता है ना, वॉल, ठीक है, वॉल जो होता है वो इनमें नहीं होता। आर यू गेटिंग इट? तो आर्टरीज वो होते हैं जो हार्ट से लेकर के पूरे बॉडी तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाते हैं, जो वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन है। वेन्स क्या होते हैं? वेन्स वो होते हैं जो तुम्हारे बॉडी के पार्ट से हार्ट तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आते हैं कि हार्ट उसको फिर से ऑक्सीजनेटेड कर सके। समझ में आया? मतलब उसका उल्टा। तो एक आर्टरीज और गिवन समझ में आ गया। अब ये जो है इनमें वेल्व्स होते हैं, दे आर प्रोवाइडेड विद वेल्व्स। यहाँ पे लिखा है दे आर डीपली लोकेटेड इन द बॉडी, देयर वॉल्स आर थिक। इनके जो वॉल्स होते हैं काफी थिक होते हैं, इनके वॉल्स इतने थिक नहीं होते। क्यों? क्योंकि हार्ट जो है वो पंप करेगा तो उसको प्रेशर मिलने वाला है, तो उसके वॉल थिक होने चाहिए आर्टरीज के। वेन्स का ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है, आराम से ऊपर लाना है ब्लड को, ठीक है, फिर से हार्ट में लेके आना है। सिंपल है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कैपिलरीज की। अब किसकी बात करते हैं? कैपिलरीज की बात करते हैं। यहां पे देखो बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है। अच्छा क्या सर, हमको इतना सब कुछ सीखना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है, लेकिन हम इतना डीप में नहीं जाएंगे। हम ऊपर से आपको समझाते हैं कि मुद्दा क्या लिखा है। कैपिलरीज क्या होता है मालूम है? ये जो तुम्हारे आर्टरीज है बेसिकली, ऊपर जो तुमने भी आर्टरीज पढ़ा, यहाँ पे आर्टरीज पढ़ा, ओ ये गड़बड़ है, क्या हो गया? तो नहीं होना था, ऐसे भी होता है, मुझे पता भी नहीं था, बोले। चलो, तो ये जो तुम्हारे आर्टरीज है बेसिकली, ठीक है, ये जो तुम्हारे आर्टरीज है इनका कैसा सीन रहता है मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ये कैसे बनते हैं? बहुत सारे छोटे 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 पतले पतले ब्लड के छोटे 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 पाइप्स को मिला करके बनते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, आर्टरी ग्रेजुअली ब्रांच आउट विथ डिक्रीज इन देयर डायमीटर, मतलब आर्टरीज ब्रांच बनाता है अपने, और उसकी डायमीटर घटते जाती है, डायमीटर घटते जाती है एज दे स्प्रेड इन द बॉडी एंड फाइनली फॉर्म अ हेयर लाइक वेसल्स। फाइनली हेयर लाइक वेसल्स बनाते हैं जिनको हम कैपिलरीज कहते हैं। मतलब एकदम पतले पतले जो ब्लड वेसल्स है उसको क्या कहते हैं? कैपिलरीज कहते हैं। अब इनके जो वॉल्स होते हैं काफी पतले होते हैं, काफी थीन होते हैं, सिंगल लेयर से बने हुए होते हैं, ठीक है। और इनका काम क्या है? एक्सचेंज करना मटेरियल्स का। मतलब एक्सचेंज कौन से मटेरियल का करना? ऑक्सीजन का, न्यूट्रिएंट्स का, हार्मोन्स का, वाइटामिन का, एक्सेट्रा का। ये तुम्हारे ब्लड में और तुम्हारे बॉडी से एक्सचेंज करता है बेसिकली। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, देखो आर सेंट टुवर्ड्स द सेल एंड वेस्ट मटेरियल्स ऑफ द सेल्स मूव्ड इनटू द ब्लड। मतलब आर्टरी जब तुम्हारा खून लेके जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह है ब्लड में, वो क्या करते हैं? वो क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स को सेल्स तक पहुंचा देता है। अब सेल्स में जो भी वेस्ट मटेरियल बना है उसको वापस लेगा और वापस लेकर के आएगा वेंस के थ्रू। काफी सिंपल है, काफी सिंपल है, ठीक है। मतलब कैपिलरीज क्या है? छोटे 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 ब्लड वेसल है जो एक्सचेंज को आसान बनाते हैं और एक्सचेंज में काम आते हैं, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर ये ब्लड एक्सचेंज मतलब नहीं समझा सर। तो समझो, मेरी बात सुनो। तुमको मान लो कोई बीमारी हुआ तो तुम कौन सा टेस्ट कराते हो? ब्लड टेस्ट कराते हो।
मान लो तुमको देखना है कि तुम्हारे अंदर किसी कैल्शियम वेल्शियम की कमी है क्या, तो ब्लड टेस्ट कराते हो। मतलब सारा न्यूट्रिएंट्स हार्मोन्स वगैरह सब कैरी करने का काम ब्लड का ही है। समझ रहे हो, हमारे बॉडी में सब ब्लड का ही काम है। अब आगे बढ़ते हैं। ब्लड सर्कुलेशन थ्रू द हार्ट एंड पंपिंग ऑफ हार्ट। अभी काफी सिंपली बताता हूँ मैं तुम्हें। तुम्हारा जो दिल है, तुम्हारे बॉडी में कंटिन्यूसली ब्लड फ्लो हो रहा है। तुम्हें चाहिए तो तुम पढ़ लो, यहाँ पे ये सब पढ़ लेना तुम, ठीक है। मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। तुम्हारे बॉडी में कंटिन्यूसली ब्लड फ्लो हो रहा है, हो रहा है, बोलो हाँ या ना। ब्लड फ्लो हो रहा है ना। ये जो तुम्हारे बॉडी में ब्लड फ्लो हो रहा है, देखो कैमरा फोकस्ड है। ये जो तुम्हारे बॉडी में ब्लड फ्लो हो रहा है, ये क्यों फ्लो हो रहा है? क्योंकि तुम्हारा दिल धड़क रहा है, धड़क रहा है। तुम्हारा बॉडी में जो दिल है, हार्ट है, वो एक बार ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करता है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर एक बार रिलैक्स करता है। कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। इसी को तुम हार्ट बीट कहते हो। इसको तुम क्या कहते हो? हार्ट बीट कहते हो। कॉन्जिगेटिव सिंगल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड एज हार्ट बीट। और ये अल्टरनेटली चालू रहता है और इसी तरीके से ब्लड सर्कुलेट होते रहता है। सिंपल। चाहिए तो ये सब पढ़ लो, ठीक है। कंटिन्यूशन सर्कुलेशन के लिए हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करते रहता है। यही चीज मैंने तुम्हें समझा दिया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक चीज लिखा है, पल्स। पल्स मतलब ऐसा हाथ को यहाँ पे टच करने का। तुम्हारा हार्ट बीट जब करता है ना, तो वो ब्लड को सर्कुलेट करता है। तो यहाँ पे कुछ जगहों पे ना, तुम्हारे जो पल्स है वो ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन दिखाते रहते हैं, हिलते रहते हैं। दैट इज कॉल्ड एज पल्स। अब एक नॉर्मल इंसान का जो दिल है, वो 72 टाइम्स धड़कता है 1 मिनट में। एक नॉर्मल इंसान का कभी थोड़ा कम, कभी थोड़ा ज्यादा, लेकिन नॉर्मली ऐसा ही होता है, ठीक है। अब बात करते हैं ब्लड की। अब बात करते हैं ब्लड की। नाउ दिस रिकॉर्डिंग इज फॉर 11 मिनट्स। मैंने सोचा था ब्लड अगले लेक्चर में लेंगे, लेकिन आज खत्म ही कर देते हैं। अब ब्लड क्या है? ब्लड एक फ्लूइड मटेरियल है, ठीक है, और ये कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके कैरी करता है, जो कि डीप रेड कलर्ड होता है। और इसका जो ब्लड, मतलब ब्लड बोले जा रहे हैं, बेसिकली ब्लड की बात कर रहे हैं, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को देखोगे तो वो डीप रेड कलर का होगा, सॉल्टी इन टेस्ट होगा, और उसकी पीएच जो होगी वो 7.4 होगी। ब्लड कंपोज्ड होता है दो चीजों का, एक है तुम्हारा प्लाज्मा, दूसरा है तुम्हारा ब्लड सेल्स। देखो तुम्हारे इसमें बहुत डीप में लिखा है, इतना पूछते नहीं है, ठीक है। प्लाज्मा क्या है? एक येलो कलर का, पेल येलो कलर का जो लिक्विड है, ठीक है, जो थोड़ा सा बेसिक इन नेचर होता है। इसके अंदर 90 टू 92% ऑफ वाटर होता है, 6 से 8% प्रोटीन होता है, 1 से 2% इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है। नहीं पूछेंगे इतना, ट्रस्ट मी, ठीक है। अब देखो, अंडा खाया, अंडा, अंडे के अंदर एक येलो वाला पार्ट होता है और एक थोड़ा जेली जैसा पार्ट होता है, उसी को बोलते हैं एल्ब्यूमिन, ठीक है। दूसरा ग्लोब्यूलिन है, फिर है तुम्हारा फाइब्रोजिनिन एंड प्रो प्रोथ्रो प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। अब देखो फाइब्रोजिनिन तुम्हें समझाता हूँ मैं, एल्ब्यूमिन तुम्हें समझा दिया मैंने अभी। ये जो काम है, ये वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करता है ऑल ओवर द बॉडी। यहाँ पे इसका काम है प्रोटेक्शन का। और ये जो है, ये क्या काम करता है पता है? अभी इमेजिन करो कि मेरा यहाँ से कट गया है, खून निकलेगा, थोड़ी देर बाद खून जो है खुद ही जमा हो जाता है। आपने देखा है, खुद ही जमा हो जाता है। ये काम इन दोनों के कारण होता है। क्या बोल रहे हैं? ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस में काम आता है। आगे का टिकट। अब कुछ इनऑर्गेनिक आयंस भी होते हैं, जैसे कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम। ये कंट्रोल करते हैं मसल के नर्व्स को, मतलब ये जो तुम्हारा दिल में जो ये पल्सेस वल्सेस है ना, और जो ब्लड फ्लो हो रहा है, उनको कंट्रोल करने का काम आता है। सिंपल। अभी देखो, मैं कह रहा हूँ नहीं पूछेंगे, इतना टेंशन मतलब, एक बार रीड कर लो, दैट्स इट। अभी यहाँ पे आरबीसी मतलब होता है रेड ब्लड कॉर्पोसल्स। इनको इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, ठीक है। अभी ये रेड इसलिए दिखते हैं क्योंकि इनके अंदर हेमोग्लोबिन होता है, ठीक है। ऑक्सीजन डिजोल्व होता है इन ब्लड, इन हेमोग्लोबिन। हमारे बॉडी में कम से कम 50 टू 60 लैक्स ऑफ आरबीसी प्रेजेंट है। ईच क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड, हर एक क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड में, ठीक है, आरबीसी तुम्हारे रेड बोन मैरो में प्रोड्यूस होता है। और ये 100 से लेके 127 दिनों तक जिंदा रहता है तुम्हारे बॉडी में, बाद में डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि ये भी एक टाइप का सेल है। समझ रहे हो? काफी सिंपल। अभी देखो, यहाँ पे अगला है तुम्हारा व्हाइट ब्लड सेल्स, WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स। अब तुम, ये कलरलेस होते हैं, इसके लिए इनको व्हाइट ब्लड सेल्स बोला जाता है। इनको ल्यूक्टोसाइट्स भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे ये 5,000 से 10,000 तक होते हैं प्रेजेंट पर पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड, ठीक है। 5 टाइप होते हैं इनके, बैसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। ये 5 टाइप है। ये भी रेड बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं और इनको सोल्जर्स बोला जाता है। मतलब कि तुम्हारे बॉडी में अगर कोई भी इंफेक्शन वगैरह कुछ आएगा, अब देखो तुम्हें इतना डिटेल में नहीं दिया, खाली नाम देके छोड़ा है। ये 11 12 में सिखाते हैं, ठीक है। तो अगर तुम्हारे बॉडी में मान लो कोई इंफेक्शन वगैरह कुछ आ गया, तो उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन तुम्हें कौन देगा? कौन देगा? व्हाइट ब्लड सेल्स देंगे। समझ गए?
अब इनका फंक्शन क्या है? दिस सेल्स अटैक द पैथोजन्स एंटरिंग आवर बॉडी एंड दिस प्रोटेक्ट द फ्रॉम द माइक्रोबियल डिसीजेस। तो मैं समझा दिया। अब आता है प्लेटलेट्स। ये एक्सट्रीमली स्मॉल होता है और डिस्क शेप का होता है, ऐसा डिस्क शेप का होता है प्लेटलेट्स। कहते हैं ना तुम्हारे बॉडी ब्लड में प्लेटलेट्स कम हो गए, ठीक है। ये 2.5 टू 4 लाख प्लेटलेट्स होते हैं पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। और इनका फंक्शन क्या होता है? प्रेसिपिटेट द ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस। यहाँ पे जो तुम्हारा ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस हो रहा था फाइब्रोजिनिन के कारण, उसको प्रेसिपिटेट करना। सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ ब्लड का फंक्शन दिया है। अब मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। देखो, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस मतलब गैसेस को ट्रांसपोर्ट करना, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जो भी एक्सचेंज होता है उसमें। ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट, जो भी तुम खाते हो उन न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करना। ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट मटेरियल, तुम्हारे सेल में जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको वापस लेकर के जाना ऑक्सीजनेटेड करने के लिए। प्रोटेक्शन, तुम्हारे बॉडी को प्रोटेक्ट भी करता है। अभी हमने देखा ना डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी क्या कर रहा था? प्रोटेक्ट कर रहा था। तो इनडायरेक्टली हमने सब कुछ देख ही लिया है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ इंजाइम एंड हॉर्मोन्स, ये तुम्हें पता है। इंजाइम्स मतलब जो भी केमिकल सब्सटेंस होते हैं, जो भी हॉर्मोन्स होते हैं, उनको बॉडी तक ट्रांसपोर्ट करना। और है थर्मो रेगुलेशन, मतलब तुम्हारे बॉडी के टेम्परेचर को कॉन्स्टेंटली मेंटेन करना भी ब्लड का काम है। समझ गए? और ये मिनरल्स को भी बैलेंस करता है, तुम्हारा ब्लड मिनरल्स को भी बैलेंस करता है, क्योंकि वो फ्लो अपने साथ लेके चलता है। और बस इतना ही। और ये तुमने पढ़ा ही था, फाइब्रोजिनिन जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। तुम्हारा इंजरी होने के बाद खून निकल रहा तो उस इंजरी को, घाव को भरने में जो मदद करता है। सिंपल है। अब आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स। देखो, एक इंसान के अंदर, मतलब एक इंसान के अंदर टोटल आठ ब्लड ग्रुप है। कौन से देखो, ए बी, ए बी ओ, कितने हुए टोटल? 4 हुए। अब इसमें ए पॉजिटिव ए निगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी निगेटिव, ओ पॉजिटिव ओ निगेटिव, समझ गए? बी पॉजिटिव बी निगेटिव, ऐसे कितने हो गए? 8। डिफरेंट 4 है, लेकिन उनके पॉजिटिव निगेटिव दो दो है, मतलब 4 2 8, 4 इंटू 2 8। समझ गए? अब ये ब्लड ग्रुप कैसे डिसाइड होता है किसका क्या होगा? तो ब्लड के अंदर कुछ प्रोटीन्स होते हैं, एंटीजेंस, एंटीबॉडीज, इनके हिसाब से ब्लड ग्रुप फॉर्म होता है। अब ये तुम्हारे अंदर कैसे आते हैं? वो तुम्हारे हेरिडिटी होती है, अपने फादर मदर से तुम लेकर के आते हो। समझ में आया? तो टोटल ब्लड ग्रुप कितने हैं? 8 है। ए बी, ए बी और ओ, इनके पॉजिटिव निगेटिव सबके एक एक। सिंपल। अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा है। तुम्हें अगर मेरी बातों पे भरोसा ना हो, रीड कर लेना, मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, ठीक है। ब्लड डोनेशन। अभी ये ब्लड डोनेशन को समझो। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, या फिर कोई बीमार है और उसके अंदर खून की कमी है, ठीक है। ऐसे टाइम में हम किसी को ब्लड डोनेट कर सकते हैं, लेकिन ब्लड तभी कोई किसी का लेगा जब दोनों के ब्लड ग्रुप मैच होंगे और थोड़ी बहुत और चीजें मैच होंगी। क्योंकि अगर हम किसी को भी अपना ब्लड दे दे तो वो मर भी सकता है। क्योंकि मैंने कहा ना, ब्लड तुम्हारे अंदर कैसे बनता है? तुम्हारे मम्मी पापा के कारण बनता है, राइट। रिप्रोडक्शन के टाइम में जब फ्यूजन विभाजन होता है, ठीक है, गैमेट फॉर्मेशन होता है, उसका जब एक इंडिविजुअल बढ़ते जाता है, तो उसके मम्मी पापा के हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से उसमें ब्लड बनता है। अब इमेजिन करो कि मेरे, तुम सोचो ना यार, केरोसिन डाल के एरोप्लेन उड़ा लोगे, समझ गया ना? सिंपल एग्जांपल, ठीक है। बट एनीवेज में ब्लड डोनेशन क्यों करता है? कभी किसी को ब्लड की कमी हो जाए तो हम ब्लड डोनेट करके रख सकते हैं। अब देखेंगे उसको अच्छे से देखेंगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑपरेशन वगैरह के टाइम में, एक्सीडेंट वगैरह के टाइम में ब्लड की जरूरत पड़ती है। दिस इज कॉल्ड एज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। हाँ, मतलब अगर किसी के अंदर ब्लड की कमी है, ठीक है, और अगर हम उसको ब्लड देते हैं तो ब्लड को कॉम्पनसेट करने के लिए, क्या लिखा है यहाँ पे? कॉम्पनसेट, मतलब कमी को पूरा करने के लिए उसको हम जो प्रोसेस करते हैं, मतलब दूसरे अंदर के ब्लड को डालते हैं, मतलब ब्लड को ट्रांसफर करते हैं, उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं, ब्लड ट्रांसफर भी कहते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखो क्या बोला है, ब्लड आता कहाँ से? नॉर्मली मैंने भी कई बार खून डोनेट किया है, तुमने भी सुना होगा ब्लड डोनेशन कैंप होते हैं। तो नॉर्मल लोग ब्लड जाके डोनेट करते हैं, उनका ब्लड लिया जाता है, उनको रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है कुछ दिनों तक, और कभी किसी को जरूरत होती है तो वहां तक वो ब्लड को पहुंचा दिया जाता है। सिंपल। तो ब्लड बैंक्स होते हैं, ऐसे जो चीज होते हैं वो ब्लड बैंक्स होते हैं, जो ब्लड को कलेक्ट करके रखते हैं, ठीक है। हेल्दी पर्सन ब्लड डोनेट कर सकता है। लेकिन सुनो, एक ऐसी औरत जो ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है, मतलब अपने बच्चे को दूध पिला रही है, या फिर वो प्रेग्नेंट है, या फिर कोई बीमार है, किसी को एचआईवी है, उनका ब्लड बैंक ब्लड नहीं लेती, क्योंकि ऑलरेडी उनके ब्लड में दिक्कत है, वो बीमार है। आर यू गेटिंग इट? तो ब्लड बैंक उनका ब्लड नहीं लेती। तो ब्लड बैंक समझ में आया? ब्लड बैंक क्या करती है? हेल्दी पर्सन से क्या करती है? ब्लड कलेक्ट करके रखती है, और जब किसी को जरूरत होगी तो वहां पे दे देगी। ये बेसिकली कहाँ रखते हैं? कुछ दिनों तक रेफ्रिजरेटर में संभाल के ब्लड को रखा जा सकता है। अभी देखो, ब्लड डोनर कौन होता है? ब्लड डोनर कौन होता है? जो ब्लड डोनेट करता है। मतलब अगर मैं अपना खून डोनेट कर रहा हूं तो मैं क्या हूं? ब्लड डोनर हूं। रिसीवर कौन होता है? ब्लड रिसीवर कौन होता है? रेसिपिएंट कौन होता है? जो ब्लड को ले रहा है। मेरा खून जिसके पास जाएगा वो रिसीवर है। नाउ देखो, जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप ओ है,
वो किसी को भी दुनिया में ब्लड डोनेट कर सकता है। जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप ए बी है वो किसी से भी ले सकता है। मतलब ओ इज यूनिवर्सल डोनर, ए बी इज यूनिवर्सल रिसीवर। अगर मेरा ब्लड ग्रुप ओ है तो मैं किसी को भी दे सकता हूँ। अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए बी है तो मैं किसी से भी ले सकता हूँ। यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल रिसीवर, सिंपल। यहाँ पे वही लिखा है, देखो यूनिवर्सल डोनर कौन है, ओ है, और ए बी क्या है, यूनिवर्सल रिसीवर है। देखो ए बी इज यूनिवर्सल रिसीवर, सिंपल, समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं ब्लड प्रेशर की। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड प्रेशर। बहुत आसानी से समझना, हमारे बॉडी में कंटिन्यूसली ब्लड फ्लो हो रहा है। क्यों फ्लो हो रहा है? क्योंकि हार्ट बीट हो रही है। अब जब तुम्हारा ब्लड तुम्हारे आर्टरीज से, हार्ट से लेकर के तुम्हारे बॉडी के सेल्स तक जाएगा थ्रू आर्टरीज, या आर्टरीज से जाने वाला है, तो आर्टरीज पे कुछ तो प्रेशर अप्लाई होने वाला है। आर्टरीज पे क्या अप्लाई होने वाला है? हार्ट जब ऐसे पंप होगा तो आर्टरीज पे कुछ तो प्रेशर अप्लाई होने वाला है। तो वही आर्टरीज पे जो प्रेशर अप्लाई होता है उसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। समझे? हमारा हार्ट जो है वो ब्लड लेके जाएगा सारा बॉडी तक थ्रू आर्टरी। जब वो पंप होगा तो आर्टरी पे थोड़ा सा प्रेशर आएगा, उसी प्रेशर को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, और उसी कारण से ब्लड फ्लो पाता है। समझ गए? देखो यहाँ पे क्या लिखा है, blood continuously kept on flowing through the blood vessel during contraction and relaxation of the heart. Due to the contraction of the heart, pressure is exerted on the wall of artery. This is called as blood pressure. Proper blood pressure is necessary to supply the blood to all parts of the body. तुम्हारे बॉडी में प्रॉपर ब्लड प्रेशर होना चाहिए सारे पार्ट तक बॉडी को ब्लड देने के लिए। प्रेशर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट, जब हार्ट तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है? ये होता है या फिर ये होता है? बताओ। अब रिलैक्स करना मतलब क्या होगा? चीजें अगर रिलैक्स होगी, चीजें कॉन्ट्रैक्ट होगी। समझ गए? तो जो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम में तुम्हारा हार्ट के अंदर जो प्रेशर होता है उसको सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। जो तुम्हारा रिलैक्सेशन के टाइम में जो ब्लड प्रेशर होता है उसको डिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है? ब्लड प्रेशर ऑफ अ हेल्दी पर्सन इज 120 टू 80 मिलीमीटर, और इसको हेमोग्लोबिन में मेजर करते हैं, और यहाँ पे 139 टू 89। तो यहाँ पे क्या हो गया? सिस्टोलिक और डिस्टोलिक। तो ये सिस्टोलिक हो गया, ये डिस्टोलिक हो गया। मतलब ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड ड्यूरिंग रिलैक्सेशन, वो डैश से दिखा है। ठीक है? इट इज मेजर्ड विद हेल्प ऑफ स्पाइगमोमैनोमीटर। तुमने देखा होगा ना, किसी का ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, बीपी चेक करते हैं डॉक्टर लोग, कभी ना कभी तो तुमने देखा होगा। इसका नाम क्या है? स्पाइगमोमैनोमीटर। देखो, स्पाइगमो मैनोमीटर, सिंपल। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब एक आखिरी कॉन्सेप्ट है तुम्हारा, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, आर्टरीज के ऊपर प्रेशर का बढ़ जाना, इसको कहते हैं हाइपरटेंशन। सिंपल। देखो, हाई ब्लड प्रेशर देन नॉर्मल इज रेफर्ड एज हाइपरटेंशन इन आर्टरीज ऑफ द पर्सन विद द हाइपरटेंशन अननेसेसरी टेंशन डेवलप। मतलब अगर नॉर्मल से ज्यादा अगर ब्लड प्रेशर है तो उसको हाइपरटेंशन बोलते हैं। आर्टरीज पे ज्यादा प्रेशर हो जाता है। हार्ट नीड्स टू परफॉर्म मोर फंक्शन देन द नॉर्मल कंडीशन इन केस ऑफ हाइपरटेंशन। बोथ सिस्टोलिक एंड डिस्टोलिक प्रेशर आर हाई इन हाइपरटेंशन। हार्ट को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है ड्यूरिंग हाइपरटेंशन, बीपी बढ़ जाने के टाइम, और सिस्टोलिक और डिस्टोलिक दोनों प्रेशर बढ़ जाता है। सिंपल। आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। बाकी ये सब डेटा बहुत सिंपल सिंपल सा डेटा है, तुम आसानी से पढ़ के समझ सकते हो। ठीक है? और काफी सारी चीजें तुम्हें बता दी गई। नाउ आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। तुम्हें वीडियोस अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, दैट्स द रीजन कि मेरे से जो भी जितना भी बन पाता है मैं रिकॉर्ड करके डाल देता हूँ। जितना भी मेरे पास टाइम होता है उसके हिसाब से जो भी मेरे को लगता है कि ये बेस्ट तरीका है समझाने का, मैं समझा देता हूँ। आई नो कि अगर एक भी बच्चे का फायदा हो रहा है तो इट्स इनफ फॉर मी। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब इफ यू थिंक सो। बाय द वे मैंने बोलूंगा नहीं, अब मैं धीरे धीरे सोचो कि बोलना छोड़ दूं, बट ये बोलना पड़ता है, राइट? चलो, थैंक यू सो मच एंड कीप स्माइलिंग। ये चैप्टर हो गया खत्म। अब अगला चैप्टर बहुत जल्दी शुरू करेंगे। ठीक है? चलो, बाय बाय।